नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के वन पढ़ रहे थे। वनों में अपने राजस्थान के जो प्रशासनिक वन है वो देख लिए थे। कल की क्लास में अपन ने देखी थी वन रिपोर्ट। एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे जो भौगोलिक आधार पे जो राजस्थान के वन है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने देखी थी वन रिपोर्ट 2021। कौन सी थी? तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये देखे थे, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। कहां पे है? देहरादून में, उसके द्वारा। सर्वप्रथम कब हुई थी? 1987 में। वर्तमान में अभी जो पढ़ रहे अपन कौन सी है? 2021 वाली। कब कौन सी थी ये? तो 70वीं। अब जो आएगी 18वीं आएगी। इसमें जो रिपोर्ट है इसमें 33 जिलों के आधार पे दे रखा है, तो अपन 33 जिलों के आधार पे इसको देखेंगे। अपन ने देखा था कि जो राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण है, वनावरण और वृक्षावरण, ये देखा था अपन ने 25,388 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य का कुल भूभाग का कितना है? 7.42%। इसको अपन ने दो भागों में बांटा था। एक तो था फॉरेस्ट कवर्ड और एक था ट्री कवर्ड। फॉरेस्ट कवर्ड जो था 16,655 वर्ग किलोमीटर। 16,655 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना था? 4.87%। अगर अपन ट्री कवर्ड की बात करते हैं अर्थात वृक्षाच्छादित की बात करते हैं तो ये थे 8,733 वर्ग किलोमीटर। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने थे? 2.55%। उसके बाद में अपन ने फॉरेस्ट कवर्ड पर विस्तार से चर्चा की थी। इसमें देखी थी कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो किस जिले में था? तो अपन ने मैप में क्या बनाया था? जेड। ये कहां पे? उदयपुर, अलवर, फिर प्रतापगढ़ और बारां। पांचवा जिला कौन सा था? चित्तौड़गढ़। उदयपुर में सर्वाधिक थी, कितनी थी? तो लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे अलवर में कितना था? तो 1195 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार अपन ने वन देखे थे। तो सर्वाधिक वन देखने के बाद अपन ने देखी थी प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? तो उसके लिए अपन ने एक ट्रिक देखी थी, जहां पे वन ज्यादा हो गए वहीं पे तो यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। उसके बाद में 12 देखा था। उदयपुर की कितनी थी? तो अपन ने देखी थी 23.49%। और प्रतापगढ़ की कितनी थी? तो 23.24%। 23.24%। इस प्रकार अपन ने कल की क्लास में ये देखे थे। फिर अपन ने देखे थे न्यूनतम वन। न्यूनतम वन में देखा था अपन ने एन बनाया था। अगर आपको याद है, एन बनाया था वो कौन से भाग में? राजस्थान के उत्तरी भाग में। चूरू, चूरू से फिर गए थे अपन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से फिर गए थे अपन जोधपुर, जोधपुर से फिर आए थे अपन श्री गंगानगर। चूरू का जो क्षेत्र था यहाँ पे कितना था? लगभग 78 वर्ग किलोमीटर। और हनुमानगढ़ में कितना था? तो 92 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 4 जिले अपन ने देखे थे। फिर अपन ने प्रतिशत के आधार पे देखा था। तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर में कितना था? 0.48%। इसमें कितना था? 0.56%। इसमें चूरू में कितना था? 0.56। जैसलमेर में कितना था? तो 0.84%। और बीकानेर में कितना था? 0.92%। मैंने बताया था कि 1% से कम वाले राजस्थान में कितने जिले हैं? 6। उसके बाद अपन ने देखा था कि राजस्थान में 19 जिले ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या हुई है? कमी हुई है। उसके बाद में अपन ने न्यूनतम वृद्धि देख ली, न्यूनतम कमी देख ली। उसके बाद में अपन ने देखे थे सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है? तो अजमेर, पाली और बीकानेर। कितनी? तो 26 और 26.49 वर्ग किलोमीटर, 26.01 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक किसमें? अजमेर में, फिर पाली और फिर बीकानेर। न्यूनतम अर्थात सर्वाधिक कमी, कमी की बात करते हैं तो सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? जालौर में। फिर जालौर के बाद करौली, करौली के बाद सिरोही और फिर भरतपुर। कितनी किलोमीटर? वर्ग किलोमीटर? तो 32 वर्ग किलोमीटर। करौली में कितना? तो 26 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार अपन ने सर्वाधिक कमी और वृद्धि देखी थी। फिर अपन ने एक टॉपिक देखा था नया, कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक सर्वाधिक कहां पे था? तो इंडिया में, इंडिया का राजस्थान कितना है? तो 110.77 मिलियन
टन। ठीक है, जो राजस्थान कुल कितना प्रतिशत योगदान देता है 1.54%। ये अपन ने कल की क्लास में देखा था। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि घनत्व के आधार पे वन कितने थे, तो अति सघन, मध्यम सघन और ओपन वन। इस प्रकार 3 प्रकार के वनों की बात देखी। अति सघन में राजस्थान के कितने जिले थे, 6। सर्वाधिक कहां पे, अलवर। दूसरा नंबर जयपुर। याद रखना अति सघन में कौन सा जिला आता था, जैसलमेर। मध्यम सघन सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम चूरू। खुले वन सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम चूरू। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उस पर विस्तार से चर्चा की। आई होप आप भी साथ के साथ रिवाइज करे होंगे और आपको फैक्ट पढ़ने में मजा आया होगा, रटने में या याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आज की क्लास में जो अपन देखेंगे वो है राजस्थान के वन भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। देखो अपन ने प्रशासनिक आधार पे देख लिया, आयसफार देख ली, अब अपन देख रहे हैं भौगोलिक आधार पे वनों का वर्गीकरण। इसके आधार पे भौगोलिक आधार पर वन। भौगोलिक आधार पे वन, इनका जो आधार होता है वो होता है वर्षा और तापमान। ये जो वनों का वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पे किया जाता है, वर्षा और तापमान के वन आधार पे। पहला जो अपन इसमें पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, दूसरा जो अपन देखते हैं उष्णकटिबंधीय दोमक वन। तीसरा अपन देखते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून वन। चौथा जो अपन देखते हैं राजस्थान में जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सागवान वन। और पांचवा जो अपन देखते हैं उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अर्थात भौगोलिक आधार पर राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय धोक वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय सागवान वन और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कितने भागों में बांटा गया है इस आधार पे वनों को, पूरे 5 भागों में। अगर अपन इसको मैप में लोकेट करके देखें ये मान लो अपना क्या है, राजस्थान है। ये अपना राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन अर्थात शुष्क मरुस्थलीय जो वन पाए जाते हैं वो वन अपने किसमें आ जाते हैं, शुष्क वनों में। ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को में जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। दूसरे जो वन पाए जाते हैं अपने यहाँ पे, इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय भौमक वन। तीसरे जो वन पाए जाते हैं अपने एक तरह से ये वाला एरिया, इसमें कौन से वन पाए जाएंगे, तो मानसून वन। अब देखो सागवान जो वन है इनको अगर अपन लोकेट करते हैं तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला हिस्सा, उसके बाद में झालावाड़ और कोटा और बारां, ये वाला जो क्षेत्र होता है जिसमें ज्यादा बरसात होती है, इसमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सागवान वन।
ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय, तो ये जो सिरोही वाला एरिया है माउंट आबू वाला, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। और जो बचा हुआ एरिया है इस सारे एरिया में कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान वन, सॉरी उष्ण कटिबंधीय मानसून वन। अर्थात यहाँ पे सवाई माधोपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है इसमें भी उष्ण कटिबंधीय धोक वन का विस्तार देखने को मिलता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन अर्थात शुष्क मरुस्थल में पाए जाने वाले वन, उष्ण कटिबंधीय धोक वन जो अपने अर्धशुष्क मरुस्थल था उसमें पाए जाने वाले वन, उष्ण कटिबंधीय सागवान मानसून वन। मानसून वन लगभग पूरे राजस्थान, पूर्वी मैदान और अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? मानसून वन। उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, अगर इन वनों की बात करते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में बागड़ प्रदेश और कोटा और झालावाड़, लगभग इन क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। अगर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो माउंट आबू, सिरोही, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक एक वन का विस्तार से क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। चलो अब अपन एक एक करके सारे वनों पे विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। पहला जो वन था अपन ने देखा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अगर इस वनों में वर्षा की मात्रा देखते हैं, वर्षा कितनी होती है? लगभग 0 से लेके 30 सेंटीमीटर। अर्थात ऐसा क्षेत्र राजस्थान का जिसमें 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो किस क्षेत्र के वनों में आता है? उस क्षेत्र में विस्तृत वन की श्रेणी में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष है, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है लगभग मरुद्भिद टाइप की या जीरोफाइट, जिसको अपन एक शब्द काम में लेते हैं जीरोफाइट वनस्पति क्या होती है इसमें पाई जाती है। मरुद्भिद या जीरोफाइट टाइप की जिसमें क्या होती है? वनस्पति का विकास होता है। अगर इसके अपन पेड़ देखें तो पेड़ में अपने नागफणी, एलोवेरा, उसके बाद कैक्टस, ये सब क्या है? यहाँ पे जो वनस्पति पौधे पाए जाते हैं इस क्षेत्र में वो कौन से? नागफणी, एलोवेरा और कैक्टस। देखो इस क्षेत्र का जो प्रमुख महत्व है वो होता है मरुस्थलीकरण को रोकने का। ये जो वनस्पति है ये सब क्या काम करती है? मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करती है। अब देखो इसका जो विस्तार है, विस्तार की अगर अपन बात करते हैं, ये अपना क्या है? राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इसको अगर अपन इस हिस्से को देखें तो यहाँ पे अपना जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से जो नया जिला बना है वो है बालोतरा, बालोतरा के बाद फिर आता है जोधपुर। यहाँ पे क्या है? जोधपुर। अब जोधपुर के साथ जोधपुर से जो नए जिले बने वो आ जाएंगे तो जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद में जोधपुर से एक और नया जिला जो बना है वो आ जाएगा, वो है फलोदी। और फलोदी से जस्ट जो ऊपर जिला आता है वो है बीकानेर। अर्थात इन जिलों का विस्तार पश्चिमी जो राजस्थान है उसके जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर और फलोदी जिलों में इन वनों का विस्तार है। वर्षा कितनी होती है? 0 से 30 सेंटीमीटर। मरुद्भिद या जीरोफाइट टाइप की क्या पाई जाती है? इसमें वनस्पति पाई जाती है, नागफणी, एलोवेरा और कैक्टस, ये इसके प्रमुख पौधे हैं।
और इन पौधों का कार्य क्या है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने में। अगर इन जिलों का नाम अगर तुम देखना चाहते हो तो मैप में अपन ने बता दिया, उसके बाद भी अगर तुम्हारे समझ में नहीं आए तो मुख्यतः जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे बाड़मेर, बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है बालोतरा, बालोतरा के बाद जोधपुर, जोधपुर से नया जिला जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद जोधपुर से एक और नया जिला तो हलोदी, और उसके बाद में जो एक जिला बचता है बीकानेर। अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों का विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, हलोदी और बीकानेर जिलों में इनका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। आयोग उष्णकटिबंधीय शुष्क वन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे जो अपन देख रहे हैं अब, दूसरा जो वन अपन ने देखा था उष्णकटिबंधीय शुष्क भौंक वन। कौन से वन, धोंक वन। इन वनों का अगर विस्तार देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक यही वन पाए जाते हैं, अर्थात राजस्थान के लगभग 58% भूभाग पर इन वनों का क्या है, विस्तार है। अर्थात कितने प्रतिशत भूभाग पर, 58% भूभाग पर क्या ये विस्तृत है। इन वनों के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विस्तार अर्धशुष्क, मरुस्थल, उसके बाद में करौली और सवाई माधोपुर दो जिले आते हैं, करौली और सवाई माधोपुर। नीचे लिख देता हूं, इधर मैप भरा के देख लेंगे। ये दोनों जिले आते हैं, तो इन दोनों जिलों से नया जिला बना है गंगापुर सिटी, वो भी इस क्षेत्र में आता है। अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क धोंक वन जो है, इनका विस्तार 58% भूभाग पर है, जो 30 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्धशुष्क मरुस्थल, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, इनमें इनका क्या है, विस्तार है। इनमें जो अगर पौधों की बात करते हैं तो मुख्य पेड़ खेजड़ी, फिर रोइड़ा, फिर बबूल, फिर केर आदि, ये सब इसके क्या है, प्रमुख पौधे हो गए। अब अगर इन वनों का अपन विस्तार राजस्थान के मैप में देखना चाहते हैं तो अगर ये अपना राजस्थान है तो ये अपन ने देख लिया शुष्क वन। उसके अलावा ये अपना अपन पढ़ते हैं अर्धशुष्क वन, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस वाले सारे क्षेत्र में उसके अलावा करौली, करौली, सवाई माधोपुर और जो गंगापुर सिटी वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में भी कौन से वन है, अपने उष्णकटिबंधीय शुष्क धोंक वन। अब देखो इनमें अगर जिले देखते हैं तो ऊपर से गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, घग्गर बेसिन वाले जिले आगे तो गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इन गंगानगर से नया जिला कौन सा बना है, अनूपगढ़। उसके बाद बीकानेर इसमें था ही नहीं तो चूरू, शेखावाटी वाले जिले, झुंझुनू, उसके बाद सिक्कर, और सिक्कर से नया जिला नीम का थाना। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो नागौर, और नागौर से नया जिला कुचामन, भीलवाड़ा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो
पाली, जालोर और सांचौर, ये सारे जिले अपन किसमें पढ़ते हैं? अर्धशुष्क प्रदेश में। किसमें पढ़ते हैं? अर्धशुष्क प्रदेश में। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वनों का विस्तार है? एक तो आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क दोग वन। कौन से वन? शुष्क दोग वन। कितना प्रतिशत? 58% भूभाग पर। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे है? तो पूरा अर्धशुष्क प्रदेश। रटने की जरूरत नहीं है, भौतिक प्रदेश अपन ने अच्छे से करे हुए हैं। वहां पे अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि ये वाला जो क्षेत्र है, गग्गर का मैदान, अलग अलग टुकड़ों में याद कर लो। गग्गर का मैदान में अपन ने पढ़े थे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। फिर अपन ने पढ़ा था शेखावाटी, अंतर प्रवाह प्रदेश, कांतली नदी का जो अंतर प्रवाह प्रदेश था उसमें पढ़ा था कि झुंझुनू, चूरू, सिक्कर और सिक्कर से लगो के नया जिला नीम का थाना। फिर अपन ने पढ़ा था नागौर उच्च भूमि, उसमें पढ़ा था नागौर और कुचामन डीडवाना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लूनी गोडवाड़ बेसिन। लूनी में आया था अपने पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा, ये सब। लेकिन बालोतरा और बाड़मेर, जोधपुर ये सब किसमें आ गए थे? अपने शुष्क वनों में। इसलिए उनकी गणना इसमें होती है पर पूर्णतः नहीं होती, आंशिक रूप से होती है, इसलिए उसको अपन इसमें नहीं देखेंगे। एक बार आप इसका, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन साथ के साथ इसमें दो वृक्ष आए हैं, खेजड़ी और रोइडा। इन पर भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो वृक्ष देखा है अपन ने, खेजड़ी। क्या देखा है? खेजड़ी। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अर्थात इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष भी। कब दिया गया था ये दर्जा? 1983 में। खेजड़ी के अगर उपनाम देखते हैं तो इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान का क्लब वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समी भी कहा जाता है, समी वृक्ष। और इसी वृक्ष को स्थानीय भाषा में जांटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? झांटी। ठीक है, ये जो है विजयदशमी, या दशहरे पे खेजड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जोधपुर में एक खेजड़ी आंदोलन भी हुआ है। खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा के लिए क्या हुआ है? खेजड़ी आंदोलन। कहां पे हुआ है? तो जोधपुर में। किसके नेतृत्व में हुआ है? तो अमृताबाई बिश्नोई के नेतृत्व में। इस प्रकार खेजड़ी जो वृक्ष है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम इसका क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का क्लब वृक्ष, समी वृक्ष, और इसको स्थानीय भाषा में जाटी बोलते हैं। विजयदशमी और दशहरा के दिन इसकी क्या की जाती है? पूजा। खेजड़ी की सुरक्षा के लिए खेजड़ी आंदोलन हुआ था जोधपुर में। वर्तमान में ये जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। और अमृताबाई बिश्नोई के उसमें हुआ था जोधपुर रियासत में। और शायद उस समय जो वहां के महाराजा थे अभय सिंह थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन रोइडा देखेंगे। अब दूसरा जो वृक्ष अपने सामने आया है वो है रोइडा। क्या है? रोइडा। रोइडा का जो वानस्पतिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है।
रोइडा इसको भी राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है, अर्थात राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोइडा। कब दिया गया था? 1983 में। और इसको मरुस्थल का क्या कहा जाता है? सागवान। आई होप आपको चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो अपन ने अभी देखा है उष्णकटिबंधीय शुष्क धोक वन, इनका विस्तार अर्धशुष्क करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में होता है। इसमें जो राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर क्या है, ये विस्तृत है। कितना प्रतिशत भूभाग? लगभग 58% भूभाग पर। ठीक है। उसके बाद इसकी यहाँ पे वर्षा तो 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। इसमें जो प्रमुख वृक्ष थे खेजड़ी, रोइडा, बबूल, केर आदि थे। खेजड़ी देखा अपन ने, खेजड़ी में अपन ने देखा इसका जो वानस्पतिक नाम था प्रोसेपिसिनेरेरिया। इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 1983 में। इसको राजस्थान का गौरव, राजस्थान का क्लब वृक्ष और समी वृक्ष, स्थानीय भाषा में इसको जाटी बोलते हैं। विजयदशमी के दिन खेजड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जोधपुर रियासत में या मारवाड़ रियासत में खेजड़ी आंदोलन भी हुआ था, जिसमें लगभग 363 लोगों ने अपनी खेजड़ी को बचाने के लिए क्या गवाई थी? जान गवाई थी। उसके बाद रोइडा का साइंटिफिक वैज्ञानिक जो नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है 1983 में। और इसको मरुस्थल का क्या कहते हैं? सागवान। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो अपन देखने जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। इन वनों में के लिए जो वर्षा की जरूरत होती है वो होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर। इन वनों का जो प्रमुख वृक्ष होते हैं तो साल, शीशम, आम, नीम और चंदन, ये सब इसमें क्या प्रमुख वृक्ष है। इनका जो महत्व है, आर्थिक महत्व जाता है। इन वनों का जो महत्व है क्या है? आर्थिक महत्व ज्यादा है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो इन वनों का विस्तार राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी था, लगभग एक तो जो एबीसीडी वाली रियासतें थी जैसे अलवर से नया जिला कौन सा बना है? खेड़तल, तिजारा। ठीक है। उसके बाद में कोटपुतली, बहरोड, ये तो अलवर का ही भाग है ना। फिर आता अपना अलवर से नीचे भरतपुर से नया जिला ठीक। फिर आता है धौलपुर के बाद करौली का आंशिक भाग। फिर अपने डुनाड वाले जिले तो दौसा, जयपुर, टोंक, दूदू, केकड़ी, अजमेर आदि में इनका क्या पाया जाता है? फिर नीचे चलो ब्यावर, राजमंद, इन सब जिलों में इनका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है। जिनको मैप याद है, मैप की समझ है, वो एकदम एवरेज लगा सकता है कि जो साउथ में बॉर्डर वाले कॉर्नर वाले जो जिले हैं उनको छोड़कर उनसे जो ऊपर वाले जिले हैं सॉरी, उनको छोड़कर जो उनसे ऊपर वाले जिले हैं उनमें क्या पाया जाता है? इनका विस्तार पाया जाता है। अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उसके बाद दौसा, जयपुर, टोंक, दूदू, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, ये सब इन सब जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों का विस्तार पाया जाता है। एक बार आप इसमें पेड़ कौन कौन से हैं? तो साल, शीशम, आम, नीम और चंदन। इनके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है उष्णकटिबंधीय सागवान वन। इनके लिए अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा की जरूरत पड़ती है इनमें लगभग 75 से 110 सेंटीमीटर। अब आप जब जलवायु पढ़ चुके हैं, बरसात का वितरण पढ़ चुके हैं, तो तुम एवरेज लगा सकते हो कि राजधानी कौन से सेक्टर में 75 से 110 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसका जो प्रमुख वृक्ष है उन वृक्षों को अपन जीएमटी के नाम से याद कर सकते हैं। अर्थात गूलर, तेंदू, महुआ और तेंदू, ये सब क्या है यहाँ के प्रमुख वनस्पति है। अगर इनका विस्तार की बात करते हैं, जीएमटी तो ऐसे ही याद करने के लिए है, गूलर, महुआ और तेंदू उष्णकटिबंधीय सागवान वन में पाया जाता है। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो राजस्थान के वागड़ वाले जिले अर्थात डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उसके बाद में उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है सलूम्बर, सलूम्बर के बाद आंशिक उदयपुर अर्थात दक्षिणी उदयपुर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इधर झालावाड़, फिर बात करते हैं तो चित्तौड़, राउतबाटा वाला सेक्टर है ना, दक्षिणी चित्तौड़। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो थोड़ी बात कोटा और झालावाड़ या हाडोती वाले जिले, एक तरह से याद करें। कोटा और झालावाड़ में भी उष्णकटिबंधीय सागवान वनों का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब इनकी अगर अपन बात करते हैं, मैप देखते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का मैप अपने पास एक तरह से ये मान लो, ये राजस्थान का जो मैप है, इसका ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है, इन वनों का विस्तार होता है। अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और आंशिक बारां, इन सेक्टर में इन वनों का क्या होता है, विस्तार होता है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन देखेंगे इसमें जो प्रमुख पेड़ है महुआ और तेंदू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनके ऊपर भी विस्तार से अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अपन दो पेड़ पौधे इसमें, एक तो होता है महुआ और एक है तेंदू, ठीक है। महुआ इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका मधुका लोंगिफोलिया, मधुका लेंगिफोलिया, सॉरी लोंगी नहीं है, लेंगी है, मधुका लेंगिफेलिया। इसका क्या है, वनस्पति क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इसका क्या है, विस्तार है। इसके जो प्रमुख उपयोग है वो किसमें लेते हैं, तो शराब बनाने में, शराब बनाने में। चलो तेंदू, तेंदू पत्ते का जो विस्तार है राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़ और झालावाड़, इसका क्या है, विस्तार है। इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों को बोलते हैं टिमरू, क्या बोलते हैं, टिमरू। इसका जो उपयोग है बीड़ी बनाने में, इसमें बीड़ी बनाने में। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो बीड़ी की जो सरकारी मिल है वो कहाँ पे, मयूर मिल टोंक में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सॉरी, तेंदू के जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1974 में, 1974 में तेंदू का जो पौधा था इसका क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण।
ठीक है, इन दोनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो, अब अंतिम जो वन बचे हुए हैं वो है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सिरोही में। वर्षा कितनी चाहिए? तो 150 सेंटीमीटर। यहाँ की जो वनस्पति है वो है पिकलपटेरा आबुएंसिस। आबुएंसिस, इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं अंबरतरी। क्या बोलते हैं? अंबरतरी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अन्य जो वृक्ष पाए जाते हैं वहां पे आम, जामुन, इनके भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखो, ये एक क्या है? औषधि है जो ओनली यहीं पे पाई जाती है। पूरे संसार में पिकलपटेरा आबुएंसिस नामक अंबरतरी नामक जो औषधि है ओनली माउंट आबू सिरोही में ही पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, माउंट आबू सिरोही में विस्तृत है। 150 से अधिक सीमा वर्षा चाहिए, सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। उसके बाद में पिकलपटेरा आबुएंसिस, आम और जामुन के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? विस्तार पाया जाता है। जामुन राजस्थान के सिरोही, उदयपुर और अजमेर जिले में पाया जाता है। अजमेर के अलावा अगर आप ब्यावर पढ़ना चाहो तो ब्यावर भी लिख लो। इनमें जामुन मुख्यतः पाया जाता है। अजमेर में गोवाड़ है, जो ब्यावर वाला भाग है उसमें पाया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक अपन ने देखा है जो वन थे उनके बारे में। वन कितने थे? 5। पांचों वनों पे अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली। अब कुछ पेड़ है, जैसे अपन देखते हैं तो द्राकिया क्लास वन। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? राजमंद। इसके फूल जो होते हैं वो पीले पीले होते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे कोई आग लग गई हो, इसलिए इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, उसके बाद में अपने पास दूसरा जो वृक्ष आता है वो आता है सागवान। सागवान का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में। कहां पाया जाता है? बांसवाड़ा में। और ये क्या है? फर्नीचर के लिए क्या काम में आता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो अपने पास वृक्ष आता है इंपॉर्टेंट, वो है सहतूत। सहतूत पर क्या किया जाता है? तो रेशम के कीट का पालन, और रेशम कीट पालन से जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर। ठीक है, अपने पास डाक हो गया, प्लास हो गया। अपने पास दूसरा जो वो आता है, पेड़ आता है, वो है जामुन। अगर जामुन की अगर अपन बात करते हैं तो जामुन कहां पे? अभी देखा था अपन ने सिरोही, अजमेर और ब्यावर। ये किस में उपयोगी होता है? तो मधुमेह रोग में। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि में जो बीटा कोशिका होती है उससे क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ना। अग्नाशय से, चलो साइंस का बात है, साइंस की बात अपन बाद में करेंगे। पहले डाक और प्लास्मन, रासमन, जंगल की ज्वाला, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वानस्पतिक नाम है, सागवान, बांसवाड़ा, फर्नीचर, सहतूत, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। सहतूत सर्वाधिक कहां पे?
तो उदयपुर। ठीक है, जामुन, सिरोही, अजमेर, ब्यावर कौन से रोग में? तो मधुमेह में। मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। कहां से स्रावित होती है? अग्नाशय से, ग्रंथि के बीटा कोशिका से। अब जो पेड़ बचा है वो है खेर। खेर का जो पेड़ है, इसकी छाल से कथोड़ी जनजाति के लोग क्या बनाते हैं? कत्था। इसका विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में है? तो चित्तौड़ और प्रतापगढ़। अब अपन ने क्या देख लिए? प्रमुख पेड़ मुख्यतः रूप से देख लिए। अब अपन ने देखी थी सेवन, दामन, करड़, ये क्या है? घासें हैं। तो इनके भी कुछ वैज्ञानिक नाम है। जैसे सेवन का नाम है लस्यूरस सिंडिकस। क्या है? लस्यूरस सिंडिकस। इसका क्या नाम है? सेवन का वानस्पतिक नाम है। इसको क्या बोलते हैं? तो गोडावन की संस्तरी। उसके बाद एक घास आती है मोचिया घास। मोचिया घास कहां पाई जाती है? तो तालछापर अभ्यारण्य। ये कहां पे है? चोरू में। उसके बाद में एक और घास आती है जो अपन ने पहले नहीं पढ़ी, खस। खस कहां पाई जाती है? तो अपने सवाई माधोपुर में। कहां पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। ये एक सुगंधित घास है। इससे क्या बनाई जाती है? शरबत और इत्र। इत्र बनाने तो इसके कौन से पार्ट का काम में लेते हैं? तो जड़। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इत्र बनाने के लिए खस घास का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? वो है जड़। सवाई माधोपुर के अलावा अजमेर और ब्यावर में भी इनका क्या है? विस्तार है। ठीक है, टोंक में भी सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर। और अजमेर का नया जिला कौन सा है? केकड़ी, वो भी ऐड कर लो इसमें। इन जिलों में खस घास का क्या है? विस्तार है। शरबत बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। इत्र बनाने के लिए कौन सा पार्ट काम में लेते हैं? अपने जड़े। खेर छाल से खतोड़ी जनजाति कत्ता बनाती है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में सेवन, लस्यूरस सिंडिकस, गोडाउन की संस्थली, मोचिया घास, ताल छापर, चोरू। ठीक है, एक बार इसका बोलो स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ बची हुई घासें और देखते हैं। चलो, अब जो बची हुई है अपने पास दो घासें और बची हुई है। दो घासों की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो अपने पास बांस और एक बची अपने पास बुर घास। बुर घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो बीकानेर। ये इतना सा ध्यान रखना है इसका। बांस ये क्या है? एक तो सबसे लंबी घास है। क्या है? इसको हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है बम्बूसा वल्गरिस। बम्बूसा वल्गरिस। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपन ने आज की क्लास में पहले तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्या किया था? रिवीजन किया था। उसके बाद भौगोलिक आधार पे वन देखे हैं। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। फिर पांचों प्रकार के वनों का विस्तार से चर्चा की है। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख पौधे और प्रमुख घासों पर भी अपन ने विस्तार से चर्चा की। आई होप आने वाले एग्जाम में आपकी ये क्लास रामबाण साबित होगी और आपकी अच्छी खासी हेल्प होगी। इसलिए आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को देखो, क्योंकि शेयर करने से या फिर एक आध मिनट देखने से पढ़ाई बढ़िया तरीके से अनुशासित रह के अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई का जरूर फल मिलेगा। और वो बोलते हैं ना, पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हमेशा कहीं ना कहीं फायदा होता है। अगर आप पढ़ाई में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये समझ लो वो आपका नुकसान नहीं है, वो बहुत बड़ी कमाई है। फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। इसलिए पढ़ाई करते समय फालतू चीजों से दूर रहो और अनुशासित रह के पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।